हेलो एंड वेलकम टू दीक्षांश एडुटेक। मैं आप लोगों का एसएसटी टीचर प्रवेश सर। तो आज हम लोग जो हिस्ट्री का फर्स्ट लेसन्स कर रहे थे क्लास 10 का, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, तो उसका हम लोग आज क्या देखेंगे कि पार्ट 2 यानी कि यूरोप में नेशनलिज्म्स कैसे डेवलप्ड हुआ है। क्या नेशनलिज्म्स यूरोप में इजीली डेवलप्ड हुआ है? क्या वहाँ पर नेशनलिज्म्स को डेवलप्ड करना इजी था या इजी नहीं था? तो बहुत सारा हम लोग यहाँ पर पॉलिटिकल कंडीशंस देखेंगे, इकोनॉमिक कंडीशंस भी देखेंगे, वहाँ का जो भी जो बहुत सारा प्रॉब्लम्स था उसे भी हम देखेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, तय करेंगे कि whether it was easy to develop nationalism in Europe or not. So let's start without wasting our time. First, पहले हम क्या देखेंगे, मैप दिखेंगे यहाँ पर। मैप ये जो है बिफोर नेशनलिज्म्स, यानी कि बिफोर द डेवलपमेंट ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, उसके आगे का ये जो ये मैंने अभी लिया है, लेकिन यहाँ पर तो सब चीज़ हमें एकदम से दिख रहा है। यहाँ पर फ्रांस, जर्मनी, इटली, पोलैंड यहाँ पर दिया हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं था। क्योंकि वो एकदम से एक ही कंट्री छोटे छोटे पार्ट में बहुत क्या हुआ था, डिवाइड हुआ था। सपोज मान लीजिए कि ये जर्मनी है, तो जर्मनी जैसे नेपोलियन ने क्या किया था, 39 कन्फेडरेसी स्टेट में क्या किया था, डिवाइड किया था। इस तरह का यूनाइटेड जर्मनी नहीं था। यानी कि एक ही देश के अंदर ना तो कलेक्टिव लैंग्वेज था, ना तो कलेक्टिव आइडेंटिटी था। उसका मतलब ये हुआ कि वहाँ पर नेशनलिज्म डेवलप करना उतना आसान नहीं था। अगर हम बात करते हैं कि जर्मन का, स्विट्जरलैंड एंड इटली का, तो ये जो तीन कंट्री है, ये तो कैंटन्स में और उसके बाद किंगडम्स में छोटे छोटे टेरिटोरी में क्या हुआ था, डिवाइड हुआ था। एंड इसके अंदर बहुत सारे लोग अलग अलग भाषा में लैंग्वेज में बात करते थे। कोई जर्मन में, कोई फ्रेंच में, कोई पोलिश में, तो बहुत सारे डिफरेंट आइडेंटिटी हम यहाँ पर देख सकते हैं। उसी तरह से अगर सेंट्रल यूरोपियन कंट्रीज एंड ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज की बात करें, ये जो हो गया हमारा सेंट्रल यूरोपियन कंट्रीज। उसके बाद ये जो हमारा ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज है, ये आप लोगों का क्या है, यूरोप का मैप है। तो यहाँ पर एकदम से ऑटोक्रेटिक मोनार्किकल रूल चलते थे। यहाँ पर मोनार्की चल रहा था। जैसे फ्रांस में हम लोग पढ़ चुके, यहाँ पर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट यानी कि रिपब्लिक गवर्नमेंट क्या हो चुका था, स्टार्ट हो चुके थे। लेकिन बाकी यूरोपियन कंट्रीज में रिपब्लिक गवर्नमेंट क्या नहीं हुआ था, स्टार्ट नहीं हुआ था। तो ये सब प्रॉब्लम्स यानी कि इस तरह का सिचुएशन हम लोग उस टाइम देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर हम लोग बात करें कि यहाँ पर ये जो क्रोशिया, यहाँ पर ये बोलिविया, ये सब ये किस में, जैसे हंगेरी हो गया, ऑस्ट्रिया हो गया, ये हैब्सबर्ग एम्पायर के कंट्रोल में भी आते थे। तो बहुत सारे एम्पायर भी था वहाँ पर। एम्पायर के अंदर बहुत सारा कंट्रीज आते थे। यानी कि एक एम्पायर, जैसे हम लोग हमारे इंडिया में बात करते हैं ना, मौर्य एम्पायर, मुगल एम्पायर, उसी तरह वहाँ पर हैब्सबर्ग, ओटोमन एम्पायर हो गया, उसके अंदर बहुत सारा देश आते थे। तो इसीलिए वहाँ पर कलेक्टिव आइडेंटिटी यानी कि यूनिटी इन सिमिलरिटी इन लैंग्वेजेस हो गया, सिमिलरिटी इन कल्चर हो गया, ये ढूंढना बहुत ही क्या था, मुश्किल था। यानी कि नेशनलिज्म को डेवलप करना वहाँ पर उतना सिंपल बात नहीं था उस टाइम। सो दूसरा चीज़ यहाँ पर देखिए कि आई टोल्ड यू डैट हैब्सबर्ग एम्पायर में ऑस्ट्रिया एंड हंगेरी, ऑस्ट्रिया एक अलग देश हो गया, हंगेरी अलग देश हो गया। लेकिन ये जो देश है वो किसके कंट्रोल में था, हैब्सबर्ग एम्पायर के कंट्रोल में थे। यानी कि कोई सिमिलर आइडेंटिटी वहाँ पर नहीं है, क्योंकि ऑस्ट्रिया में ऑस्ट्रियन लोग, हंगेरी में हंगेरियन लोग, उन लोग का लैंग्वेज भी अलग होगा, लेकिन फिर भी वो किसके कंट्रोल में थे, हैब्सबर्ग एम्पायर के कंट्रोल में थे। और दूसरा यहाँ पर अगर लैंग्वेज का बात करें, टाइरोल, ऑस्ट्रिया, सदर्नलैंड, बोहेमिया, जो ये अल्पाइन रीजन में पड़ते थे। अल्पाइन रीजन मीन्स जो हिल्स एरिया हो गया, तो अल्पाइन रीजन का वहाँ का जो एरिस्टोक्रेसी क्लास थे वो किस लैंग्वेज में बात करते थे, जर्मन स्पीकिंग पीपल थे वहाँ पर। यानी कि ज़्यादातर वो लोग जर्मन लैंग्वेज का इस्तेमाल करते थे। उसी तरह लोम्बार्डी एंड वेनेशिया का अगर बात करें तो वहाँ पर इटालियन स्पीकिंग पीपल थे। उसी तरह से अगर हंगेरी का बात करें
तो हाफ ऑफ द पॉपुलेशन ओके किस लैंग्वेज का इस्तेमाल करते थे, ओके मगियार लैंग्वेज का इस्तेमाल करते थे। उसी तरह गैलिसिया का अगर बात करें, गैलिसिया का एरिस्टोक्रेटिक क्लास यानी कि एरिस्टोक्रेसी ओके वो लोग पोलिश लैंग्वेज का क्या करते थे, इस्तेमाल करते थे, जबकि ओके पोलिश लैंग्वेज तो ओके किसका हो गया, पोलैंड का हो गया है। उसी तरह से बोहेमियंस एंड ओके स्लोवाकिया ओके बोहेमिया ये जो था ओके वो नॉर्थ में भी था। उसी तरह से ओके ये जो स्लोवेनिया वो कहाँ पर भी था, कार्नियोला में भी था। और साउथ में अगर देखा जाए ओके ये जो हमारे यूरोप का साउथ में, तो वहाँ पर क्रोएट यानी कि क्रोएशिया का ओके भी ओके लोग रहते थे। उसी तरह से रोमन्स ओके वो कहाँ पर था, ईस्ट इन ओके ट्रांसल्वेनिया में ओके, यानी कि बहुत सारा ओके वहाँ पर एकदम से मिक्स हुआ था ओके, मिक्स कल्चर ओके, मिक्स लैंग्वेज ओके, मिक्स सब चीज़ ओके एकदम मिक्स हुआ था। उसे क्या करना है, एकदम से ओके उसे मिलाकर ओके, यानी कि या तो मिलाकर या तो ओके अलग से नेशनलिज्म को डेवलप करके वहाँ से क्या क्रिएट करना था, नेशन स्टेट को क्रिएट करना था, जो आज के दिन ओके हम लोग यूरोपियन कंट्रीज देखते हैं ओके। उसे क्रिएट करने में ओके बहुत समय लगा एंड उसके लिए ओके जो वहाँ के लोग उसके लिए काम कर रहे थे नेशनलिज्म के लिए, उसे भी ओके बहुत सारे प्रॉब्लम्स का, ऑब्स्टिकल का ओके फेस करना पड़ा, क्योंकि इट वाज नॉट इजी टू डेवलप नेशनलिज्म इन यूरोप ओके। हम यहाँ पर देख सकते हैं ओके एक ही देश बहुत ओके छोटे छोटे टुकड़े में ओके डिवाइड हुआ है, उसके अंदर ओके अलग अलग भाषा में बात करने वाले लोग ओके, अलग अलग कल्चर को एडॉप्ट करने वाले लोग, एंड एक ही देश में ओके दूसरा भी क्या कर रहा है, रूल कर रहा है। तो ये सब ओके प्रॉब्लम्स हम देख सकते यूरोप में उस टाइम। तो इसीलिए इट वाज डिफ़िकल्ट टू डेवलप नेशनलिज्म ओके इन यूरोप। तो पॉसिबिलिटी ही नहीं थी ओके, अगर कोई नेशनलिज्म को डेवलप करना चाहते तो एक ही देश के अंदर, तब भी ओके पॉसिबिलिटी नहीं था कि एक ही देश ओके बहुत सारे ओके छोटे छोटे टुकड़े में क्या हुआ था ओके बटा हुआ था। नाउ अगर हम लोग नेशनलिज्म के डेवलपमेंट के लिए ओके एरिस्टोक्रेसी को लेते हैं, क्योंकि ओके एरिस्टोक्रेसी ने क्या बनाया था ओके, यहाँ पर देख रहे हैं एरिस्टोक्रेटिक क्लास है ओके, पीपल है। तो यूरोप में अगर देखा जाए तो ओके सोशली एंड पॉलिटिकली ओके उन लोगों का डोमिनेशंस यूरोप में था। अगर वो लोग चाहते तो ओके नेशनलिज्म को क्या कर सकते थे, डेवलप कर सकते थे। उन लोग के पास पावर भी था, वो लोग ओके क्या था, रिच ओके सेक्शन से भी बिलोंग करते थे, पावर भी था ओके उन लोगों का, पॉलिटिकल पावर भी था ओके, सोशल पावर भी था, यानी कि डोमिनेशंस था यूरोप में ओके। एंड उन लोगों में क्या भी था, यूनिटी भी था, क्योंकि ओके उन लोगों का जो कॉमन वे ऑफ लाइफ के कारण एरिस्टोक्रेटिक क्लास में क्या था, यूनिटी, एकता भी था ओके। एंड ज़्यादातर वो लोग डिप्लोमेसी के लिए ओके, डिप्लोमेसी मीन्स ओके दूसरे देश के साथ ओके अगर कोई ओके बातचीत या तो ओके कोई निगोशिएट कर रहा है ओके, तो उसके लिए वो लोग ज़्यादातर सभी एरिस्टोक्रेटिक क्लास ओके फ्रेंच लैंग्वेज का ही इस्तेमाल करते थे, यानी कि ओके कॉमन लैंग्वेज हो गया एरिस्टोक्रेसी का ओके। एंड मैरिज के कारण से ओके बहुत सारा एरिस्टोक्रेटिक क्लास क्या भी हुआ था, कनेक्ट भी हुआ था। एंड ओके उन लोग के पास पावर भी था, दे वर पावरफुल, बट द प्रॉब्लम इज ओके दे वर स्मॉल इन ग्रुप ओके। उन लोग का जो नंबर था वो बहुत ही क्या था, कम था, इसीलिए ओके पूरे यूरोप को वो लोग क्या नहीं कर सकते थे ओके एकत्रित करके, यूनाइट करके नेशनलिज्म को ओके डेवलप नहीं कर सकते थे ओके। यहाँ पर ओके एरिस्टोक्रेटिक क्लास हो गया ओके, यहाँ पर एरिस्टोक्रेटिक क्लास हो गया ओके। हालांकि ओके उन लोग के पास ओके अच्छा संबंध था, यूनिटी भी थे, लेकिन उन लोग के पास ओके इतना नंबर नहीं था कि ओके वो लोग क्या कर सके, पूरा यूरोप के ऊपर अपना डोमिनेशंस बनाए सके, ठीक है। उन लोग का सीमित था, एरिस्टोक्रेटिक क्लास से उन लोग का जो सोशल पावर ओके पॉलिटिकल पावर क्या था, लिमिटेड था, क्योंकि उन लोग का ओके नंबर ही बहुत ही कम थे। तो अगर देखा जाए यहाँ पर वो तो हो गया हमारा एरिस्टोक्रेटिक क्लास, क्योंकि अगर हम वेस्ट ओके यूरोप को देखते तो वहाँ पर कोई एरिस्टोक्रेटिक क्लास थे ही नहीं ओके। एरिस्टोक्रेसी ओके ज़्यादातर वहाँ पर लैंड एरिस्टोक्रेटिक क्लास थे, यानी कि ओके ज़मीन ओके बहुत जो बड़ा बड़ा ओके ज़मीन का लैंड होल्डर हो गया ओके, उन लोग का सभी चीज़ अच्छी होने के कारण ओके उसे एरिस्टोक्रेटिक क्लास यानी कि न्यू सोशल ग्रुप भी ओके हम लोग यूरोपियन हिस्ट्री में कहते। तो अगर वेस्ट में देखा जाए तो वेस्ट में ओके स्मॉल ओनर एंड टेनेंट्स क्या कर रहे थे, लैंड को ओन कर रहे थे, यानी कि यहाँ पर ओके कोई एरिस्टोक्रेटिक क्लास है ही नहीं। उसी तरह से अगर ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप में देखा जाए तो ओके वहाँ पर सर्फ्स क्या कर रहे थे ओके, लैंड को कल्टिवेटेड कर रहे थे। सर्फ मीन्स ओके किसी एक मालिक ने ओके किसी को ओके ज़मीन दे दिया, उसके बदले में ओके
रेंट भी पे करेंगे और उसके बाद क्या भी पे करेंगे, जो सर्विस है ओके वो भी पे करेंगे। इसे हम क्या कहते हैं, सर्फ कहते हैं। तो ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप में ओके हम सर्फ देख सकते हैं। एंड धीरे धीरे ओके इमर्जेंस ऑफ कमर्शियल क्लास हो गया विद द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शंस इन वेस्टर्न एंड पार्ट ऑफ सेंट्रल यूरोप, यानी कि सेंट्रल ओके एंड वेस्टर्न यूरोप में फिर से ओके एक कमर्शियल क्लास क्या हो गया ओके आ गए, किसके कारण से, इंडस्ट्रियल ओके रेवोल्यूशन के कारण से, यानी कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शंस के कारण से, यानी कि एक नया क्लास आ रहा है। फिर ओके हम लोगों ने किए थे ना मिडिल क्लास ओके कैसे आए थे, उसी तरह से ओके यहाँ पर फिर एक कमर्शियल क्लास आ गए जो किसके ओके बैकग्राउंड से आया है, ये इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन यानी कि इंडस्ट्रियल ओके सेक्टर से ये क्लास वहाँ पर आ गए। उसी तरह से सेकेंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी में अगर हम बात करते तो इंग्लैंड में ओके वर्किंग क्लास एंड मिडिल क्लास क्या हो चुके थे, आ चुके थे। लेकिन बाकी देशों में अगर जर्मन का बात करें ओके फ्रांस का बात करें तो यहाँ पर ओके सिर्फ ये जो क्लास है वर्किंग क्लास एंड मिडिल क्लास वो 19th सेंचुरी में ही आया है, क्योंकि फ्रांस एंड जर्मनी एंड अदर यूरोपियन कंट्रीज में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ओके थोड़ा स्लो ओके यानी कि ओके थोड़ा देर से हुआ है, जबकि वो पहले ओके कहाँ हो चुका था, ओके इंग्लैंड में हो चुका था। यानी कि यहाँ पर ओके ओवरऑल ओके हम लोग किस चीज़ पर ओके बात कर रहे हैं कि नेशनलिज्म डेवलप्ड करने के लिए ओके एक क्या चाहिए, यूनिटी चाहिए। ओके अगर हम लोग एरिस्टोक्रेटिक क्लास का ही लेते तो ओके वो लोग कर सकते थे, ओके नेशनलिज्म को डेवलप कर सकते थे, उन लोग के पास पावर भी था, लेकिन ओके वो लोग भी नहीं कर पाए क्योंकि उन लोग का नंबर क्या था, कम था। अगर ओके हम लोग यहाँ पर बात करते ओके कमर्शियल क्लास का, वो भी ओके नहीं कर पा रहे थे ओके, क्योंकि किसी जगह में किसी कंट्री में कमर्शियल क्लास के लोग हैं तो किसी कंट्री में ओके नहीं है। तो उसी तरह से अगर वर्किंग क्लास एंड मिडिल क्लास की बात करें तो फ्रांस में ओके पहले स्टार्ट हो चुका था ओके, जर्मनी एंड फ्रांस ओके सॉरी इंग्लैंड में पहले स्टार्ट हो चुका था, जर्मनी एंड फ्रांस में ओके बहुत देर से ओके ये क्लासेस आया है। अगर हम लोग स्मॉल ओनर एंड टेनेंट की बात करें ओके उन लोग का भी ओके अब यू नो डैट ओके उन लोग के पास पावर नहीं था, है कि नहीं। उसके बाद उन लोग के पास ओके वो उतना ज़्यादा ओके सोर्सेज भी नहीं था कि वो लोग नेशनलिज्म के बारे में सोचे या तो नेशनलिज्म को डेवलप करे। हालांकि ओके वहीं से बाद में जाकर ओके लोगों ने बहुत सारा क्या भी मिला है, सपोर्ट भी मिला है। तो इसके कारण नेशनलिज्म को यूरोप में डेवलप करना ओके उतना क्या नहीं था, सिंपल नहीं था। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म ओके स्टैंड फॉर, यानी कि लिबरल नेशनलिज्म ओके क्या है। ओके ये चीज़ भी बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये जो टॉपिक है ओके बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 19th सेंचुरी में ओके नेशन स्टेट यानी कि लिबरल नेशनलिज्म का ओके मीनिंग मतलब ही ओके क्या था, आइडिया ऑफ नेशन स्टेट, यानी कि अगर लिबरलिज्म आ गए तो फिर ओके हम क्या कर सकते, नेशन स्टेट को डेवलप कर सकते। तो ये ओके अर्थ कब बनाए जाते थे ओके 19th सेंचुरी में। 19th सेंचुरी में लोगों का ये सोचना था कि लिबरल नेशनलिज्म का मतलब भी क्या है, नेशन स्टेट है। अगर नेशन स्टेट ओके हम क्रिएट करेंगे तो लिबरल नेशनलिज्म भी क्या हो जाएंगे, डेवलप्ड हो जाएंगे। और अगर लिबरल नेशनलिज्म डेवलप्ड हो गए तो वहीं से हम क्या कर सकते हैं, नेशन स्टेट को डेवलप कर सकते। ये कंसेप्ट था ओके 19th सेंचुरी में। उसी तरह से यहाँ पर ओके दूसरा चीज़, इट इज़ अ फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल एंड इक्वलिटी फॉर ऑल बिफोर द लॉ ओके फॉर द न्यू मिडिल क्लास ओके, यानी कि जो न्यू मिडिल क्लास वहाँ पर फॉर्म हुआ था यूरोप में, उन लोगों के लिए जो ये लिबरल नेशनलिज्म है ओके उसका मतलब क्या है, उसका मतलब है कि फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल ओके, यानी कि हर किसी का ओके फ्रीडम, और इक्वलिटी फॉर ऑल बिफोर द लॉ ओके कानून का आगे ओके सब लोग एक समान ओके जब जो देखे जाएंगे वही उन लोग के लिए क्या है, लिबरल नेशनलिज्म है। उसी तरह से ओके अगर पॉलिटिकली देखा जाए तो पॉलिटिकली ये क्या है, कंसेप्ट ऑफ ओके गवर्नमेंट बाय कंसेंट, यानी कि गवर्नमेंट ओके विच इज़ फॉर्म बाय द पीपल एंड द गवर्नमेंट विच विल वर्क फॉर द पीपल ओके, इस तरह का गवर्नमेंट जो पीपल के लिए क्या करे, काम करे ओके। पॉलिटिकली लिबरल नेशनलिज्म का ये कंसेप्ट ओके उस टाइम ओके डेवलप्ड हुआ था। उसी तरह से अगर ओके यहाँ पर हम देखते हैं कि लिबरल जो ये नेशनलिज्म है उसका मतलब ये हुआ कि एंड ऑफ ऑटोक्रेसी ओके, ये फ्रांस का है, एंड प्रिविलेजेस अ कॉन्स्टिट्यूशन एंड ओके रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट ओके। फ्रांस यानी कि फ्रेंच सिटीजनशिप के लिए जो ये हमारा
लिबरल ओके नेशनलिज्म है, उसका जो कंसेप्ट था ओके फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज को ओके उन लोग को क्या आइडिया मिला कि लिबरल नेशनलिज्म का मतलब है एंड ऑफ ऑटोक्रेसी, यानी कि जो मोनार्की का ऑटोक्रेटिक रूल था ओके उसका एंड ही क्या है लिबरल नेशनलिज्म है। एंड ओके जो ये प्रिविलेजेस था वहाँ पर फर्स्ट स्टेट एंड सेकेंड स्टेट को मिलता था उसका एंड ही क्या है लिबरल नेशनलिज्म है। उसी तरह से ओके न्यू कॉन्स्टिट्यूशंस फॉर द फ्रांस, ये भी ओके उन लोग के लिए ओके लिबरल नेशनलिज्म ही है। एंड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट ओके जो वो लोग रेवोल्यूशन कर रहे थे, किसके लिए कर रहे थे, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट यानी कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के लिए वो लोग रेवोल्यूशन कर रहे थे। तो ये कंसेप्ट था ओके फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज के लिए, यानी कि अलग अलग ओके ग्रुप को यानी कि अलग अलग देश का ओके अलग अलग कंसेप्ट था लिबरल नेशनलिज्म्स का। नाउ यहाँ पर अगर हम लोग ओके यहाँ पर बात करते हैं, ये फ्रेंच ओके दिया है कि यूनिवर्सल सफरेज ओके, तो जो ये हमारा इक्वलिटी बिफोर लॉ ओके डिड नॉट मीन, यहाँ पर ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि कानून के आगे ओके सब लोग क्या है एक समान है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं हो कि वो क्या करेंगे सभी लोग को यूनिवर्सल सफरेज यानी कि सभी लोग को वोटिंग राइट भी क्या करेंगे प्रोवाइड करेंगे। जबकि हम लोगों ने 1791 में जब फ्रांस का संविधान बने उस टाइम हम लोगों ने देखा कि ओके सिर्फ एक्टिव सिटीजन यानी कि जो टैक्स पेयर थे जो टैक्स भर रहे थे उन्हीं लोग को क्या दिया गया था वोटिंग राइट दिया गया था ओके। एंड वहाँ का सिटीजन्स को एक्टिव सिटीजन्स एंड ओके पैसिव सिटीजन्स में क्या किया गया था डिवाइड किया गया था ओके। एंड उसके बाद जब रॉबर्टस्पियर जैकोबिन फ्रांस का क्या बने रूलर बने, फिर रॉबर्टस्पियर जैकोबिन ने ओके सभी मेल्स को यानी कि ओके जिसका उम्र 21 ईयर्स के एबव पे ओके वो सभी लोग को क्या दिया था वोटिंग राइट दिया था। उसके बाद फिर ओके नेपोलियन बोनापार्ट आ गए ओके। इस तरह से ओके बहुत सारा ओके चीज़ क्या हो रहा है यहाँ पर चेंजेस हो रहा था कहाँ पर फ्रांस पे, यानी कि इक्वलिटी ओके बिफोर लॉ का मतलब ये नहीं होते कि ओके कि पॉलिटिकल इक्वलिटी भी ओके वहाँ पर लोगों को मिल जाएंगे ओके, यानी कि पॉलिटिकल राइट भी मिल जाएंगे ओके। फ्रांस में तब भी ओके लोग क्या कर रहे थे रेवोल्यूशन कर रहे थे, किसके लिए वोटिंग राइट के लिए। बहुत सारे वुमेन्स को वोटिंग राइट नहीं दिया गया था ओके। जर्मन का भी यही हुआ था कि जर्मन में जब ओके नए असेंबली बने थे सभी को वोटिंग राइट देकर इलेक्शंस के थ्रू ओके असेंबली को क्या किया था फॉर्म किया था, लेकिन एट दैट टाइम ऑल्सो वुमेन्स यानी कि फीमेल को क्या नहीं दिया गया वोटिंग राइट नहीं दिया गया था। तो ये ओके बहुत सारा चीज़ यहाँ से बहुत सारा कंसेप्ट ओके निकल आते हैं। सो नेक्स्ट इकोनॉमिकली अब हम ये देखते हैं, इकोनॉमिकली लिबरलिज्म ओके मीन्स फ्रीडम ऑफ मार्केट एंड एवोल्यूशन ऑफ ड्यूटी, यानी कि जो जो लोग ओके इकोनॉमिक एक्टिविटीज से जुड़ा हुआ है जैसे ओके बिजनेसमैन हो गया मर्चेंट ट्रेडर हो गया ओके उन लोग के लिए ये जो लिबरल नेशनलिज्म है यानी कि लिबरलिज्म है ओके वो क्या है। अब लिबरल ओके आप लोग जानते हैं लिबरल ओके एक लैटिन वर्ड है ओके उसका मतलब फ्री यानी कि फ्रीडम हो गया। तो इकोनॉमिकली यानी कि ओके इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के साथ जो जुड़ा हुआ है दोज हू आर कनेक्टेड विद द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ उन लोग के लिए लिबरलिज्म का मतलब है ओके फ्रीडम ऑफ मार्केट ओके, यानी कि मार्केट में ओके जो भी एक्टिविटीज़ ओके वो क्या हो जाए फ्री हो जाए, वो ओके उन लोग का कंसेप्ट था। और दूसरा एवोल्यूशन ऑफ ओके ड्यूटीज़ यानी कि जो भी टैक्सेस था इंटरनल ओके एंड एक्सटर्नल जो भी ड्यूटीज़ था उसका एबोल्यूशन यानी कि ख़त्म होना है उन लोग के लिए क्या था लिबरल ओके नेशनलिज्म यानी कि लिबरलिज्म्स था। सो क्योंकि ओके क्यों ओके उन लोगों ने ये सोचा, अब उसका ओके रीज़न ये है नेपोलियन जब रूल कर रहे थे तो नेपोलियन के एडमिनिस्ट्रेशंस में ओके बहुत सारे जैसे यहाँ पर ओके 39 कन्फेडरेसी ओके स्टेट क्या किया था नेपोलियन ने क्रिएट किया था ओके। एंड ये जो 39 स्टेट से ओके यहाँ पर हर एक स्टेट में ओके अलग से कस्टम ड्यूटीज़ क्या करना पड़ता था पे करना पड़ता था। तो अगर हम बात करते 1833 का ओके हैम्बर्ग से लेकर ओके न्यूरेमबर्ग में सामान लेकर कोई जा रहा है ओके तो उस टाइम 11 टाइम्स ओके क्या करना पड़ता था कस्टम ड्यूटीज़ पे करना पड़ता था, यानी कि ओके 11 स्टेट को ओके क्रॉस करके जाना है तो हर एक स्टेट में क्या करना है कस्टम ड्यूटीज़ यानी कि टैक्स क्या करना है पे करना है। तो ये दिक्कत था, इसीलिए ओके उन लोग का कंसेप्ट ये बन गया ओके फ्री मार्केट एंड एवोल्यूशन ऑफ टैक्सेस और इंटरनल ओके एंड एक्सटर्नल कस्टम ड्यूटीज़। अगर हम बात करें ओके वे एंड मेजर्स जो ओके यूनिफॉर्म वे एंड मेजर्स का भी स्टार्ट किया था नेपोलियन बोनापार्ट ने,
उसमें भी ओके बहुत सारा प्रॉब्लम्स आने लगे। क्या प्रॉब्लम आने लगे? हर एक जगह में ओके, हर एक स्टेट में ये वे एंड मेजर्स ओके का अलग अलग क्या था, कंसेप्ट था। अगर हम बात करते फ्रैंकफर्ट का, एली मीन्स ओके जो मेजरमेंट ओके उस टाइम बोलते थे, तो एक एली ओके यानी कि एन एली का मतलब था कि फ्रैंकफर्ट में 54.7 सेंटीमीटर ऑफ क्लॉथ ओके, ये कहाँ पर? फ्रैंकफर्ट में। उसी तरह से ओके माइंस में अगर बात करेंगे तो 55.1 सेंटीमीटर यानी कि एली का मतलब। उसी तरह से न्यूरेमबर्ग का बात करेंगे 65.6 सेंटीमीटर इन क्लोथ्स, यानी कि वे एंड मेजर्स का भी ओके अलग अलग टाइप। और करेंसी भी अलग हो गया ओके, हम लोगों ने वो भी किए थे। करेंसी में भी ओके डिफरेंसेस था, तो करेंसी में ओके डिफरेंसेस होने के कारण, वे एंड मेजर्स में ओके डिफरेंस होने के कारण, एंड बहुत सारे ओके स्टेट्स में अलग अलग इंटरनल ओके कस्टम और ड्यूटीज ओके पे करने के कारण इकोनॉमिकली ओके लिबरलिज्म का मतलब ये निकला कि उन लोगों ने ये निकाला कि इसका मतलब क्या है, फ्री मार्केट एंड एवोल्यूशन ऑफ इंटरनल ड्यूटीज। नाउ जोल्वेरियन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ओके। तो जोल्वेरियन ये क्या है, ये कहाँ से स्टार्ट हुआ था ओके? ये एक नया ओके स्टेप यानी कि कदम ओके हम लोग बोल सकते, प्रूसिया से स्टार्ट हुआ था। एंड इसे बहुत सारे ओके जर्मन का जो 39 ओके कन्फेडरेसी यानी कि स्टेट थे, उन लोगों ने भी क्या किया, समर्थन किया यानी कि ओके ज्वाइन किया। ये स्टार्ट हुआ था 1834 में स्टार्ट हुआ था। क्यों ओके उन लोगों ने सपोर्ट किया ओके, इसका कजेस तो हम लोग पढ़ चुके हैं। यानी कि बहुत सारा ओके प्रॉब्लम्स था, वो प्रॉब्लम क्या हो जाए, सॉल्व हो जाए। क्योंकि ओके जोल्वेरियन का, इसे हम क्या भी बोलते हैं ओके, जोल्वेरियन का ओके वो जो जितना भी ओके वहाँ पर जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के साथ जुड़ा हुआ कि जितना भी लोग थे ओके, उन लोगों ने ये मिलकर क्या किया है, जोल्वेरियन ओके एक ओके एसोसिएशंस फॉर्म किए। कहाँ से फॉर्म किए? प्रूसिया से, ताकि ये जो भी ओके प्रॉब्लम्स है वो क्या हो जाए, सॉल्व हो जाए। तो उन लोगों का ओके मेन उद्देश्य ये था कि जो टैरिफ बैरियर से यानी कि जो टैक्सेस भरना पड़ता था वो क्या हो जाए, ख़त्म हो जाए ओके, उसे क्या करना, एबोलिश करना। जोल्वेरियन का ओके मेन क्या था, मुद्दा था। एंड ये जो करेंसी सिस्टम था ओके, अलग अलग ओके स्टेट में अलग अलग करेंसी सिस्टम, इसे क्या करना, ख़त्म करना यानी कि ओके घटाना। यानी कि एक ही टाइप के करेंसी को, यूनिफॉर्म करेंसी को ओके यूज़ करेंगे तो किसी को कहीं पर क्या नहीं होगा, दिक्कत नहीं होगा। इसीलिए उन लोगों ने 30 से ओके 2 ओके करेंसी सिस्टम क्या किया उन लोगों ने बनाए, ताकि सभी ओके इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में प्रॉब्लम ना आए। उसी तरह से ओके उन लोगों ने किसके ऊपर भी काम किया, क्रिएशन ऑफ नेटवर्क ऑफ रेलवे। क्योंकि जितना रेलवे डेवलप्ड हो जाएगा ओके, उतना एक्टिविटीज़, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ अच्छे से क्या हो पाएंगे, डेवलप्ड हो पाएंगे। तो ये ओके जोल्वेरियन का कंसेप्ट था। एंड बहुत सारा स्टेट्स ने, बहुत सारा कंट्रीज ने ओके जोल्वेरियन को क्या भी किया, सपोर्ट भी किया। ओके, नाउ नेक्स्ट इज अ न्यू कंजर्वेटिविज्म ओके आफ्टर 1815। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है ओके, इसे भी बहुत बार ओके क्वेश्चन में पूछे जाते हैं सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम में। सो व्हाट इज अ न्यू कंजर्वेटिज्म ओके आफ्टर 1815? क्योंकि 1815 में ओके यू नो डैट इट इज़ द एंड ऑफ द रूल ऑफ नेपोलियन बोनापार्ट, है कि नहीं? नेपोलियन बोनापार्ट को ब्रिटेन, फ्रांस ओके सब होकर क्या कर देते, बैटल ऑफ वाटरलू में हरा देते। हराने के बाद फर्स्ट ओके उन लोगों का मेन जो एम्बिशंस था वो क्या था कि मोनार्की को फिर से यूरोप में क्या करना, रीस्टोर करना। क्योंकि फ्रेंच रेवोल्यूशंस के कारण ओके मोनार्की धीरे धीरे क्या हो रहे थे, मोनार्की का इम्पोर्टेंस ओके ख़त्म हो रहे थे। अब फिर मोनार्की का इम्पोर्टेंस क्या करना है, यूरोप में बढ़ाना है। और ओके मोनार्की को फिर से क्या करना है, रीस्टोर करना है। कहाँ पर? यूरोप में। तो इसीलिए ओके फर्स्ट मुद्दा उन लोग का ये था ओके न्यू कंजर्वेटिज्म का ओके आफ्टर 1815। उसके बाद ट्रीटी ऑफ वेना ओके 1815 में ओके क्या किए गए, साइन किए गए। तो उसका ओके जो चांसलर बने थे ओके वो ड्यूक मेटरनिक ओके, उसका मेन। अब उसके बाद उसमें ओके ये जो ट्रीटी ऑफ वेना ओके उसमें क्या डिक्लेयर हुआ, यानी कि ओके ऐसा क्या प्रोविजन बना। नंबर 1 तो क्या करना था, बोर्बन डायनेस्टी जो ओके फ्रांस में पहले था, लुइस 16 ओके किससे बिलोंग करते थे, बोर्बन डायनेस्टी से। तो बोर्बन डायनेस्टी को फिर से फ्रांस में क्या करना था, रिस्टोर करना था। यानी कि अदर यूरोपियन कंट्रीज को दिखाना था ओके कि फ्रांस में ओके जो भी चेंजेस हो रहा था पहले ओके, अब वो क्या हो चुके, सब खत्म हो चुके ओके। अब कोई भी रेवोल्यूशनरीज ओके वहाँ पर चेंज नहीं ला सकते,
हमने ये कट दिखाए, ओके कंजर्वेटिव्स ने कट दिखाए फिर से ओके बोर्बन डायनेस्टी को क्या करके रीस्टोर करके। इसीलिए ओके उन लोगों ने फर्स्ट ओके कदम कहाँ से स्टार्ट किया, फ्रांस से, फ्रांस में क्या करके बोर्बन डायनेस्टी को रीस्टोर करके। सेकेंड क्या किया, फ्रांस वॉज बाउंडेड बाय ओके नीदरलैंड एंड बेल्जियम ओके इन द नॉर्थ, ओके यानी कि ये फ्रांस है एकदम ओके। अब उन लोगों ने क्या किया कि एकदम फ्रांस के ऊपर अब हम लोग क्या करेंगे, एकदम नज़र रखेंगे, क्योंकि ओके फ्रांस से ही स्टार्ट हो रहा था। ओके ये जो भी ओके रेवोल्यूशनरीज के कारण ओके डेमोक्रेसी ओके रिपब्लिकन गवर्नमेंट लिबर्टी फ्रीडम यहाँ पर जो भी हम पढ़ रहे हैं वो सभी चीज़ ओके हमारे फ्रांस से स्टार्ट से हो रहा था। इसीलिए अब उन लोगों ने तय किया कि ओके अब हम फ्रांस के ऊपर पहले से ओके नज़र रखेंगे। अगर वहाँ पर कोई ओके नया चीज़ डेवलप्ड होने की कोशिश करेंगे तो पहले हम उसे क्या करेंगे, सप्रेस्ड कर देंगे, ताकि ओके बाद में जाकर वो हमारे देश में दिक्कत ना आए उसके कारण से, फ्रांस के कारण से। इसीलिए ओके नॉर्थ की तरफ अगर हम देखते तो बेल्जियम ओके एंड नीदरलैंड को ओके फ्रांस का बहुत सारे टेरिटोरी दे दिया और बोला गया कि ओके आप लोग को वॉच करना है फ्रांस के ऊपर। अगर कुछ भी ओके ऐसे चेंजेस, नए चेंजेस ओके आप लोग को दिख रहा है तो तुरंत ओके उसे क्या करना है, सप्रेस करना है, क्योंकि वही हमारे लिए बहुत ही क्या हो रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है, नंबर वन। उसी तरह से ओके प्रूशिया को वेस्ट की तरफ ओके, उसी तरह से ऑस्ट्रिया को कहाँ पर, नॉर्दर्न इटली ओके इसके कंट्रोल दे दिया है। उसके बाद ये जर्मन जो कॉन्फेडरेशंस था ओके 39 स्टेट बनाए थे ओके उसे ऐसे ही छोड़ दिया। ओके वहाँ पर बहुत सारा ओके कन्फ्यूजन एंड बहुत सारा प्रॉब्लम्स था ओके, उसे उन लोगों ने टच नहीं किया। ट्रीटी ऑफ वेना ने ओके उसे जैसे ओके वैसे ही छोड़ दिया। ये ओके हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, ट्रीटी ऑफ वेना ऑफ 1815 का इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल डिस्कस कर रहे हैं। उसके बाद मेन ओके क्या था कि कंजर्वेटिव का मेन उद्देश्य यानी कि उन लोग का मेन एम्बिशन ये था कि ओके टू रीस्टोर मोनार्की इन यूरोप, नंबर वन ओके, एंड नंबर टू जो नेपोलियन ने ओके डेवलपमेंट लाए थे, रिफॉर्म लाए थे, उसे क्या करना, अंडू करना, यानी कि ओके उसे क्या करना, नामो निशान ओके, यानी कि उसका नामो निशान ओके कर देना। मतलब ओके उसका जो भी ओके जो चीज़ डेवलपमेंट आए थे ओके उस चीज़ को टोटली क्या कर देना, ख़त्म कर देना, ताकि लोग बाद में जाकर ओके फिर से रेवोल्यूशन ना करें। क्योंकि ओके अगर उस चीज़ को ओके होने देंगे तब तो फिर ओके लोग उस चीज़ के बारे में बात करने लगेंगे, फिर से लोग क्या करने लगेंगे, उसी तरह का चीज़ों का डिमांड करने लगेंगे। तो इसीलिए ओके उन लोग का मेन उद्देश्य ये था कि नेपोलियन ने जो जो ओके रिफॉर्मेशन लाए थे उसे क्या करना, ओके ख़त्म करना। यानी कि ओके लोगों को ये याद भी ना रहे आने वाले समय में कि ओके नेपोलियन ने ये डेवलपमेंट लाया था, ये रिफॉर्म लाया था, ओके ये चीज़ ओके ना रिपीट होने के लिए ओके उन लोगों का मेन उद्देश्य ये था कि वो ख़त्म हो जाए और टोटली ओके पूरा यूरोप में क्या रिस्टोर हो जाए, मोनार्की रिस्टोर हो जाए। ओके एंड लास्ट वन इज कंजर्वेटिव रेजिम वर ऑटोक्रेटिक एंड डिसेंट। ओके यानी कि ये जो कंजर्वेटिव थे ओके एकदम उन लोगों ने ओके अब ठान लिया कि आपसे सिर्फ यूरोप में किसका रूल चलेंगे, कंजर्वेटिव का रूल चलेंगे, एंड कौन सा गवर्नमेंट चलेंगे, मोनार्किकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ही चलेंगे। कोई भी यूरोपियन कंट्रीज के लोग ओके रेवोल्यूशंस करने की कोशिश भी नहीं करेंगे। अगर करेंगे तो ओके देन एंड देन एक्शन लिया जाएगा, ओके उसे क्या किए जाएंगे, रिप्रेस किए जाएंगे। ओके एंड सख्त ओके कार्रवाई भी ओके उन लोग के ऊपर किए ओके उठाने लगे कंजर्वेटिव्स। लेकिन फिर भी ओके रेवोल्यूशनरीज दूसरी तरफ से ओके सीक्रेटली ओके हिडन वे में क्या कर रहे थे, रेवोल्यूशन के लिए तो काम कर ही रहे थे ओके, डेमोक्रेसी के लिए, रिपब्लिक के लिए, लिबर्टी के लिए ओके, फ्रेटर्निटी के लिए, नेशन स्टेट के लिए, नेशनलिज्म के लिए ओके काम कर ही रहे थे। और उसके बाद तो ओके और ये जो नेशनलिज्म का जो मुद्दा है ओके और क्या हो रहा था, स्ट्रॉन्ग होते जा रहे थे। ओके जितना कंजर्वेटिव ओके स्ट्रिक्ट रूल यानी कि स्ट्रिक्ट ओके वहाँ पर स्ट्रिक्टली ओके वो लोग अपना कदम बढ़ा रहे थे, उतना ही ज़्यादा यहाँ पर रेवोल्यूशनरीज का ओके जो कंसेप्ट है ओके उतना ही क्या होते जा रहे थे, स्ट्रॉन्ग होते जा रहा है। अब कंजर्वेटिव का ये जो रूल है तभी हम ख़त्म कर सकते हैं जब ओके हम लोग यूरोप में क्या डेवलप करेंगे, नेशनलिज्म को डेवलप करेंगे। और नेशनलिज्म को डेवलप करने के बाद ओके हम लोग क्या करेंगे, नेशन स्टेट को डेवलप करेंगे। नाउ सो दूसरा ओके आज का हमारा लास्ट टॉपिक है वो रेवोल्यूशनरीज ओके, यानी कि इन लोग ने ओके क्या क्या कदम उठाए। तब जितना ओके कंजर्वेटिव स्ट्रिक्ट स्टेप्स ले रहे थे ओके उतना रेवोल्यूशनरीज भी ओके और ओके क्या करने लगे, काम करने लगे कि अब हमारा ओके मेन उद्देश्य क्या है, डेवलपमेंट ऑफ नेशनलिज्म। जब तक नेशनलिज्म डेवलप नहीं होगा ओके तब तक कंजर्वेटिव अपना
रूल ओके, स्ट्रिक्ट रूल ओके चलाते रहेंगे। कंजर्वेटिव को ओके ख़त्म अगर करना चाहते तो उसके लिए ओके हमें क्या करना होगा, नेशन स्टेट क्रिएट करना होगा, नहीं तो फिर नेशनलिज्म को क्या करना होगा, डेवलप करना होगा। तो धीरे धीरे ओके जो भी हम टॉपिक कर रहे हैं ओके हमें थोड़ा कंसेप्ट मिल रहा है कि नेशनलिज्म किस तरह से ओके यूरोप में डेवलप हुआ है। नंबर 1 इज फॉर्मेशन ऑफ सीक्रेट सोसाइटीज, यानी कि ओके जितना कंजर्वेटिव ओके हार्श रूल कर रहे थे उतने ही ओके ज़्यादा सीक्रेट सोसाइटीज ओके यूरोप में क्या हो रहे थे, फॉर्म हो रहे थे एंड नेशन स्टेट के लिए क्या कर रहे थे, काम कर रहे थे। उसी में से ओके एक सबसे इम्पोर्टेंट ओके गिउसेप्पे माज़नी, जो एक इटालियन रेवोल्यूशनरी है ओके, जिसका जन्म हुआ था जिनोवा में 1807 में एंड वो फॉर द फर्स्ट टाइम कार्बोनरी सीक्रेट सोसाइटी का क्या बने, मेंबर बने। उसके बाद ओके जब ये कंजर्वेटिव गवर्नमेंट यानी कि ओके मोनार्किकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को पता चला तो उसे क्या भी कर दिया गया, अपना देश से ओके एग्जाइल भी कर दिया गया ओके, यानी कि अपने देश से उसे निकाल दिया गया, क्योंकि कंजर्वेटिव ओके इस तरह का स्टेप बिल्कुल क्या नहीं कर रहे थे, टोलरेट नहीं कर रहे थे। अब वो लोग सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव का ही ओके रूल देखना चाहते थे यूरोप में। तो 24 साल ओके उसे क्या करना पड़ा, एग्जाइल में रहना पड़ा। उसके बाद भी ओके वो पीछे नहीं हटे, सीक्रेट सोसाइटी के थ्रू ओके वो लगातार ओके क्या करते रहे, काम करते रहे। इसीलिए ओके उसी का नतीजा है कि मर्साइलिस में ओके ये फ्रांस में हो गया ओके, उसने यंग इटाली क्या किया, फॉर्म किया। ये भी एक सीक्रेट सोसाइटी है फॉर्म्ड बाय द गिउसेप्पे माज़नी। उसी तरह से ओके बर्नी में यंग यूरोप, ये सीक्रेट सोसाइटी ओके माज़नी ने क्या किया, फॉर्म किया। एंड ये जो सीक्रेट सोसाइटीज़ है उसमें जो रेवोल्यूशनरीज जो ओके मोनार्की को पसंद नहीं करते थे, जो कंजर्वेटिव को पसंद नहीं करते थे, वो लोग भी क्या कर रहे थे, सपोर्ट कर रहे थे। जैसे ओके पोलैंड का बहुत सारे ओके लोग सीक्रेट सोसाइटी में ओके काम कर रहे थे, यानी कि सीक्रेट सोसाइटी को क्या कर रहे थे, हेल्प कर रहे थे। उसी तरह फ्रांस हो गया, इटली हो गया ओके, जर्मन का बहुत सारे स्टेट्स भी सीक्रेट सोसाइटीज़ को क्या कर रहे थे, सपोर्ट कर रहे थे ओके। एंड माज़नी ओके गिउसेप्पे ओके माज़नी का मेन आइडियोलॉजी क्या था ओके, उसका ये कहना था कि जो इटली है शुड बी अ सिंगल यूनिफाइड ओके रिपब्लिक ऑन द बेसिस ऑफ ओके इटालियन लिबर्टी, यानी कि उसका मतलब ये था कि उस टाइम इटली भी ओके एकदम छोटे छोटे ओके देशों में क्या हुआ था ओके, डिवाइड हुआ था। तो वो ये कहते थे लोगों को कि ओके इटली का ओके ये कभी भी ओके क्या नहीं हो सकते ओके, इस तरह का हालत नहीं हो सकते। इटली ओके एकदम क्या होना चाहिए, यूनिफाइड ओके एक कंट्री होना चाहिए। उसके लिए ओके अगर 2-3 देश ओके मिलकर भी ओके हम लोग यूनिफाइड करके इटली बनाएंगे तो वो वैसा इटली होना चाहिए, यानी कि ओके इस तरह से ओके छोटे छोटे ओके पार्ट में ओके डिवाइड हुआ है ओके, ना तो वहाँ पर कलेक्टिव लैंग्वेज है ओके, ना तो कलेक्टिव आइडेंटिटी ओके, ना तो कलेक्टिव ओके कल्चर ओके, कोई चीज़ ओके क्या नहीं था, कलेक्टिव नहीं था। लेकिन इसे ओके डेवलप करने के लिए ओके इटली को क्या होना बहुत ही ज़रूरी है, यूनिफाइड, यानी कि ओके एकत्रित करना बहुत ही ज़रूरी है। एंड उसी के ऊपर ओके वो काम कर रहे थे। एंड उस काम में ओके पोलैंड, फ्रांस ओके, जर्मन स्टेट भी क्या कर रहे थे, सपोर्ट कर रहे थे ओके गिउसेप्पे माज़नी को। इसीलिए तो ओके मेटरनिक ने क्या कहा है गिउसेप्पे माज़नी को, ही इज़ द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर, यानी क्योंकि जो हम लोग सोशल ओके कंडीशंस को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं ओके, यानी कि हमारे जो पॉलिटिकल कंडीशंस ओके, इकोनॉमिक कंडीशंस को ओके, सोशल कंडीशंस को हम लोग ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं कंजर्वेटिव के थ्रू ओके, मोनार्की को क्या करके सेटअप करके पहले की तरह ओके यूरोप को हम लोग सेटअप करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ओके गिउसेप्पे माज़नी है कि वो क्या करने की कोशिश कर रहा है, उसे तोड़कर ओके फिर क्या प्रॉब्लम क्रिएट करना चाह रहा है। इसीलिए ओके यहाँ पर मेटरनिक ने ये कहा कि ही इज़ द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आवर सोशल ओके ऑर्डर ओके, ये उसे एक क्या दिया गया था ओके, लाइन दिया गया था। तो ओके यानी कि हम लोगों ने देखा कि यूरोप में नेशनलिज्म्स को डेवलप करना ओके उतना क्या नहीं था, सिंपल बात नहीं थे। बहुत सारा ओके ऑब्स्टेकल्स थे, बहुत सारा प्रॉब्लम्स था ओके, ना तो पॉलिटिकली यूनाइटेड ओके कंट्री यहाँ वहाँ पर हम लोग देख सकते, ना तो ओके लैंग्वेज में ओके हम लोग की यूनिटी देख सकते ओके, ना तो किसी चीज़ में क्लासेस में भी ओके, मिडिल क्लासेस में भी ओके बहुत सारा डिफरेंसेस ओके, कमर्शियल क्लास वहाँ ओके स्टार्ट हो रहे थे, है कि नहीं, एरिस्टोक्रेटिक क्लास ओके वहाँ पर क्या हो रही थी, स्टार्ट हो रहे थे। लेकिन ये जो सब प्रॉब्लम्स है ओके, अब इस प्रॉब्लम्स में क्या करना है, नेशनलिज्म को डेवलप करके नेशन स्टेट को क्या करना है, क्रिएट करना है। तो ओके इतना आसान बात नहीं था ओके। फिर से ओके हम लोग ओके इस चैप्टर को अच्छे से देखेंगे कैसे ओके वहाँ पर नेशनलिज्म को डेवलपमेंट किया गया है। तो इसी तरह से ओके हम लोग
पढ़ते रहेंगे आप लोग। ओके ध्यान से पढ़िए, ओके अच्छे से पढ़िए। तब तक के लिए ओके, हैव अ नाइस टाइम।